झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्यों? क्योंकि ये सवाल मैंने बहुत सारे हिस्टोरियंस को पूछा कि हम सोने की चिड़िया थे और उस बात को लेकर हर भारतीय के दिल में गर्व है, पर कुछ वजह होगी जिसकी वजह से एज इन वजह के पीछे वजह कि हमारा आई डोंट वांट टू कॉल इट डाउनफॉल, पर ये इन्वेजन शुरू हुए कैसे? इसके बारे में मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगी आपके दर्शकों को। Sure. जानना ज़रूरी है कि मध्यकाल से पहले भी भारत में बहुत विदेशी आक्रमण हुए और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहुत विदेशी वंशों का राज रहा, जैसे कि शाकास, कुशान्स, हुन्स। तो ये सारे वंश थे, बाहर से आए थे और उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर शासन किया। यानी कि पाकिस्तान, मॉडर्न डे पाकिस्तान। यू कैन से दैट, बट दैट वाज ऑल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ना। ये लोग सेंट्रल एशिया से है। हाँ, ओके, जैसे कि आज के ज़माने में उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान ऐसी जगह है। नहीं, मतलब कि कुछ लोग ईरान की तरफ से आए थे। ओके ओके जो फर्स्ट इंडो ग्रीक्स आए थे, जी। इंडो ईरानियंस, इंडो ग्रीक्स, फिर बैक्ट्रियंस और कुशान्स, शाकास, कुशान्स एंड हुन्स। शाकास कहाँ से? फ्रॉम व्हाट? हाँ। ओके सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट भारत में पहले भी विदेशी लोगों ने शासन किया, पूरे भारत पर नहीं क्योंकि वो तो असंभव था, लेकिन भारत के उत्तरी भारत के काफी इलाकों पर। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि यहाँ का धन वो बाहर ले गए हों। भाई यहाँ पे बस गए, वो यहाँ के तौर तरीके अपनाए, यहाँ के देव देवताओं को अपनाया, जो भी था यहाँ का उन्होंने अपनाया। बहुत से तो बुद्धिज्म के उपासक हो गए, उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार किया, भगत हो गए बुद्धिज्म के। एक इंस्क्रिप्शन हमारे पास मथुरा का है जहाँ पे एक फैमिली जैनिज्म को एक्सेप्ट कर रही है। तो दिस वाज देयर बट दे स्टेड ऑन। अब हम वो यहाँ पे रहे, अब हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, वो तो मिल गए ना। इतना हमारे जो यहाँ के लोग थे उनसे इतना मिल गए कि अब कोई सबूत नहीं है कि फिर उसके बाद 8वीं शताब्दी में अरब एंड टर्किश आक्रमण हुए। अरब एंड टर्किश आक्रमण जो शुरू में हुए वो तो बाहर भेजते थे, जो उनको मिलता था खलीफा वगैरह को भेजते थे। लेकिन जब उनका शासन स्थापित हुआ तब तो उन्होंने भेजा नहीं। तो उन्होंने उस टाइम जो किसान, क्योंकि खेती से ही सारी सरकार को आमदनी मिलती थी, इंडस्ट्री वगैरह से इतना कोई इंडस्ट्री तो होती नहीं थी, लेकिन जो भी, तो ये जो भूमि कर है ये किसान से जितना ले सकते थे लेते थे और ये इन्होंने आपस में बांटा। मतलब जैसे कि मुगल पीरियड में एक स्टडी की गई है कि किसान को 50% तो उसको देना पड़ता था भूमि कर, खराज, उसके अलावा और इतने टैक्सेस, तो उसके पास अपनी गुजारे के लिए हार्डली कुछ बचता था। तो ये जो इतना कर इकट्ठा करती थी स्टेट, तो ये 1600 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। मतलब बादशाह, उसका परिवार, उसके मुख्य ऑफिसर्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट होता। सो द drain of wealth, as you say, actually begins with the arrival of the European trading companies, क्योंकि वो सब यहाँ से ट्रेड करके जितना ले जा सकते थे ले गए। एक हिस्टोरियन हैं उत्साह पटनायक, वो अब विदेश में हैं। उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है, अंदाज़ा मतलब कि सिस्टमैटिक स्टडी किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से भारत का कितना वेल्थ बाहर गया, वो कैसे ले गए, और उनकी जो फिगर है वो तो इट इज माइंड बॉगलिंग कि भाई कुछ बचा ही नहीं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सोने की चिड़िया, वी हैव टू कीप इन माइंड वेरियस फेजेस
क्योंकि एंशियंट पीरियड में जो डायनेस्टीज बाहर से आई वो तो कहीं गई नहीं। मिडीवल पीरियड में अरब्स और टर्क्स जब वो आक्रमण ही कर रहे थे तब वो ले जाते थे, लेकिन जब उनका स्टेट बन गया, जब उन्होंने शासन शुरू किया, तब उनका जो फोकस था वो जितना निचोड़ सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने अपने ऊपर और अपने परिवारों को और अपने सपोर्टर्स के बीच में बांटा। जो अगेन भारत से ले गया वो अंग्रेजों के टाइम से है। और मैं आपके दर्शकों को जरूर कहूंगी कि उत्साह पटनायक की जो फिगर्स हैं वो नेट पे अवेलेबल हैं। वो दंग रह जाएंगे कि इतना पैसा भारत से गया। आपने कहा कि अलग अलग फेजेस में पैसा गया, आप उन फेजेस के बारे में कुछ कह नहीं, फेजेस में मैंने नहीं कहा पैसा गया, मैंने कहा जो बाहर गया दैट इज ओनली विद द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। उस कहानी को आप सुना सकते हो कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? नहीं, देखिए, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई जी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ओनली ट्रेडिंग फ्रॉम बंगाल। मैं उसके पहले के बारे में भी बात कर रहा हूँ मैम। उसके पहले मतलब कि पोर्चुगीज, डच। आपके अकॉर्डिंग तब शुरुआत हुई ड्रेन ऑफ वेल्थ की, तो तब से पोर्चुगीज और डच की वजह से। बट मेन थिंग वाज विद द कमिंग ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, जो उत्साह पटनायक की कैलकुलेशन है मेनली ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज की भी थी, फ्रेंच की भी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स कि इंडिया आके ट्रेड करेंगे। तो आज के ज़माने अब कभी यूरोप गए हो? हाँ। तो जब आप यूरोप जाते हो, किसी भी यूरोपियन शहर में एक सिटी सेंटर होता है, हाँ। उनका डाउनटाउन, हाँ। जहाँ बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, गोल्ड प्लेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। वो सारा गोल्ड, वो सारी वेल्थ आपके अकॉर्डिंग भारत से निकल के आई है? नहीं, मतलब बहुत कुछ भारत से निकली, लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ भारत पर शासन नहीं किया ना। उन्होंने तो पूरी दुनिया पर। हाँ, और देखिए अभी पिछले हफ्ते मैं सुन रही थी, ग्रीस, जब ग्रीस गए तो वहाँ पे उनको बहुत फैबुलस उनके स्कल्पचर्स मिले जिनको बोलते हैं एल्गिन मार्बल्स, क्योंकि एल्गिन जो वाइसरॉय थे उन्होंने उनको उठा के इंग्लैंड ले गए। और कितने सदियों से ग्रीस के लोग बोल रहे हैं ये हमारा दिस इज आवर हेरिटेज, यू गिव इट बैक टू अस। तो इतना संघर्ष किया एल्गिन मार्बल्स, तो वो उनके बहुत प्राचीन मंदिर के यहाँ से उठा के लेके गए थे। अब मैंने अखबार में पढ़ा पिछले हफ्ते कि अब शायद एक समझौता हो रहा है, इंग्लैंड उनको वापस करेगा, लेकिन वो इट विल बी लाइक गिविंग इट टू देम ऑन फॉर अ लिमिटेड पीरियड। वो ये नहीं कहेंगे कि भी हम तुम्हारे लौटा रहे हैं, वो कहेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अभी हम इनको यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। बट दैट इज दैट ग्रीक डिटर्मिनेशन टू गेट बैक देयर नेशनल। जैसे कि अगर हम कह दें कि भाई अशोक चक्र नहीं, जो कोहिनूर लौटा दो इज वेरी डिफरेंट। जैसे कि ये हमारा लाइन कैपिटल है ना, अशोका का सारनाथ जी, वो जिसको हमने वी आर पार्ट ऑफ आवर एम्ब्लेम एंड ऑल दैट, अगर कोई ले जाके इंग्लैंड में उसको रख ले तो हम तो कहेंगे कि भाई ये हमारा वापस करिए। दिस इज समथिंग विच जो कोहिनूर इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट इट इज नॉट इट्स नॉट क्रिएटेड बाय मैन ना। समझो, हमारा आर्ट नहीं है। हाँ, इस देश से निकल और गया वो आर्ट हमारा सिर्फ आर्ट नहीं है, उससे हमारा कितना कुछ जुड़ा हुआ है। जो स्कल्पचर बना रहे थे वो तो दे वर नॉट मेकिंग अ वर्क ऑफ आर्ट, वो तो उनकी श्रद्धा थी कि वो हम ये बना रहे हैं। बेसिकली आई फील कि ऑल इन ऑल जो आप कह रहे हो कि भारत के मॉडर्न हिस्ट्री में शायद सबसे बड़ा विलेनस रोल तब के अंग्रेजों का रहा है। अब देखिए, अब इसमें 2-3 राय हैं। ये तो इट्स विदाउट डाउट, क्योंकि पैसा चोरी हुआ है। हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, ठीक है। दूसरी राय क्या है? नहीं, मतलब इन द सेंस दैट वी हैव टू आल्सो टेक इनटू अकाउंट द ब्रिटिश रोल, कि भाई उन्होंने भारत की जो संस्थाएं थी, पैसा तो गया उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, जो हमारी संस्थाएं थी उनको कैसे उजाड़ा जी। जब अंग्रेज आए और उन्होंने बंगाल जीत लिया तो उनको वहाँ पर न्याय
और रेवेन्यू, दोनों के ऊपर अपना करना था कि भाई आप जुडिशरी आप संभालिए और रेवेन्यू कलेक्शन अब आप करिए क्योंकि आप इंचार्ज हैं। तो जब वो, उनको तो कुछ पता नहीं था कि भाई ये न्याय है क्या करना है हमको यहाँ पे। तो जब वो डिस्ट्रिक्ट्स में गए तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो इंडिजेनस मतलब यहाँ का जो न्याय का सिस्टम है वो क्या फैंटास्टिक है। तब उन्होंने अंग्रेजों के टाइम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने इतनी बड़ी रिपोर्ट्स लिखी हैं कि भाई हम तो हैरान हो गए कि हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ पर लोगों को ऐसे न्याय मिलता है। वो कहते हैं कि ये प्राचीन सिस्टम है लेकिन समय के अनुसार इसमें प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो इसको हमको सुधारना चाहिए और हमको इसको पुराने ग्रैंडियर से रेस्टोर करना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि इंग्लैंड से हमको कोई अपनी संस्था यहाँ पे लाके इन पे नहीं थोपनी, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो न्याय सिस्टम है, जस्ट टॉक फॉर 2-3 मिनट, वो कहते हैं कि ये कोई भी जो जिसको कंप्लेंट है उसके दरवाजे पे जाके न्याय देता है, जस्टिस एट द डोर स्टेप। और उन्होंने कहा यहाँ पे कोई बैकलॉग ऑफ केसेस नहीं होता। हमारी कोर्ट्स में तो 100 केसेस होते हैं कि भाई इतना सालों से बैकलॉग है। यहाँ पे जितनी केसेस हैं उतनी पंचायत बना लो जी। ये तो है नहीं कि भी एक विलेज में, एक गांव में एक ही पंचायत बैठेगी। अगर 10 केस हैं ग्राम विलेज के सामने तो वो 10 पंचायत बिठा दो और कोई पैसे नहीं लेता, जस्टिस इज फ्री। तो वो इतना लिखते हैं, मतलब इतना इट्स मार्वलस कि भाई वो, और फिर वो क्यों बदले। तो जब वो पूरे भारत में उनका राज स्थापित हो गया तब उन्होंने कहा भाई अगर हम बोलते जाएं कि भाई हिंदुस्तान में इतना बढ़िया है तो लोग कहेंगे भी तुम वहां पे क्या कर रहे हो। अगर इतना बढ़िया तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमको बोलना है कि यहाँ पे बढ़िया नहीं है, तो व्हाइट मैन्स बर्डन, हम तो यहाँ पे सिविलाइज करने आए हैं इनको। व्हाइट मैन्स बर्डन मतलब क्या? मतलब कि हमारा ये, हम ये क्या बोलते हैं, ये बोझ है कि हम यहाँ पे इन गवारों को सभ्यता और संस्कृति देने आए हैं। पहले बोलते थे हमको कुछ यहाँ पे देना ही नहीं है क्योंकि इनके पास सब कुछ है। अब जब पूरे भारत पर अपना कंट्रोल हो गया तो लोग नहीं बोलेंगे कि अगर कंट्रोल है तुम क्यों आए हो, तुम जाओ भाई, सब कुछ इतना बढ़िया था यहाँ पे। तब ये थ्योरी कि सफेद चमड़ी के आदमी के ऊपर, कंधे के ऊपर ये बोझ है कि उसको संस्कृति फैलानी है इन गवारों के बीच में, द व्हाइट मैन्स बर्डन, ये तो इन्वेंट किया गया ना। और उसका नतीजा हम आज भी हाँ, अब देखिए आप अपना जुडिशियल सिस्टम देखिए कि लाखों लोगों के बैकलॉग है केसेस, 30-30, 40-40 साल कोर्ट्स में लोग वेट करते हैं कि भाई हमारा केस की सुनवाई होती नहीं है। ये ब्रिटिश की देन है। या ब्रिटिश की देन है। आपको लगता है इन सारी चीजों में बदलाव आएंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब वो सिस्टम इतना एस्टैब्लिश हो गया ना, इंट्रेंच हो गया। पर अगर बदलाव होने हैं तो कैसे होंगे वो मैं कह नहीं सकती, लेकिन आप ये सुनते होंगे बीच बीच में कि भाई पंचायत सिस्टम को तो वापस लाइए। ओके, गांव में तो पंचायत सिस्टम ला सकते हैं ना, लेकिन होगा नहीं होगा। अब गांव भी वैसे नहीं रहे। आई फील कि कोई भी इन चीजों को क्वेश्चन नहीं करता। हाँ, मतलब जैसे सिस्टम होते आ रहा है उसी को एक्सेप्ट कर देते हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है, इजंट इट? इसलिए हर्ड मेंटालिटी को तोड़ना बहुत जरूरी है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ऐसी सारी चीजों का वक्त आ चुका है। बिल्कुल। आई हैव बिग होप्स फ्रॉम जेन जी, जो अगली जनरेशन है, बॉर्न आफ्टर 1998, और जेन अल्फा बॉर्न आफ्टर 2005। उनकी सोच बहुत हटके होती है। एक्चुअली जो मेरे को उनके बारे में बहुत तो उम्मीद है जी, कि एक तो वो मोस्टली उन्होंने इतिहासकारों से नहीं पढ़ा, तो उन्होंने अपनी खोज की है। उदाहरण, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कितनी रुचि है लोगों में, तो कितना वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और वो सो दैट इज दे आर डिस्कवरिंग देयर ओल्ड रूट्स। तो ये जो यंग जनरेशन, जैसे आपने कहा, ये यंग जनरेशन
दे डोंट हैव टू बी हिस्टोरियन, जरूरी नहीं है कि आप इतिहासकार ही बनो, लेकिन क्योंकि उनका माइंड खुला है एंड दे आर क्यूरियस, सो दे आर स्टार्टिंग देयर ओन डिस्कवरी, एंड दैट इज वेरी होपफुल फॉर अस। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त।